वो अपने बच्चों को गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं और हमारे बच्चों को वो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व करके इनकी बर्बादी कर रहे हैं। They are in a dilemma. First of all, they can't choose a role model. जब यूथ अल्लाह ताला की तरफ जाके अल्लाह ताला का रुख किया है, तब अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया है। जो अल्लाह ताला पे तवक्कल करता है तब वो कभी हारता नहीं है। हम खुद में नहीं झांकते हैं, हमें अपना जो पास्ट है उस पे नज़र नहीं है। हर कोई बंदा यही बात कहता है कि भाई उसने मुझे धोखा दे दिया, अब जो है ना उसके घर वाले मान नहीं रहे हैं, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। दो रास्ते हैं, या तो रास्ता है अल्लाह की राह में जाने के जहाँ पे आपको लज़्ज़त मिलेगी। हाँ, पेन है। ये एक मिथ क्रिएट किया है हमारी सोसाइटी ने कि अगर आप दीन की तरफ गए तो आपकी जो है ना लाइफ जो है ना वो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। मैं मानता हूँ जो लेट मैरिज का काज है वो यही कस्टम्स है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। जब सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो अगर कोई गलत किस्म की गलीज किस्म की वीडियो चल जाए ना, हमारे हाथ कांपते हैं उसे बंद करने में। अल्लाह माफ़ करे, क्या ही बताए, तो ये तो हम प्रमोट नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सिन, बट गलतियाँ होती रहती है। जब शादी की बात आती है वो कहते हैं हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसने किसी का मुंह ना देखा हो। स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके पास हर किसी चीज़ का टाइम है, क्या आपके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है? चलो, आपने उसकी एजुकेशन में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, आपने उसका एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहा, बट जो उसको चाहिए था उस पर आपने कितना काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to a new episode of MJ podcast, and today we have a new guest with us. The guest name is Bro Junaid. अस्सलामु अलैकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ब्रदर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक, अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है सब कुछ? बस अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, मेरे एक टीचर हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में ज़्यादती अता फरमाए, बड़े मसरूफ़ होते हैं, तो उन्होंने आपके साथ थोड़ा रूबरू कराया। तो एज़ यू नो कि जो हमारा आज का एक मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इस लिहाज से क्योंकि आप एक टीचर हो, आप एक मेंटोर हो और आप एक ट्रेनर भी हो जो स्टूडेंटों को ट्रेन करते हो आप, क्योंकि आपका जो राब्ता है वो स्टूडेंटों के साथ है। स्टूडेंट्स आपके दाएं बाएं होते हैं क्योंकि आपका उठना बैठना उन्हीं के साथ है। सो दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक चूज किया। द फर्स्ट रीज़न इज़ यही जो मैंने बोला, एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि मैं लेट 19 में हूँ और इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स मेरी जो टीन है ख़त्म होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा पॉडकास्ट करें हम जिसमें मैं अपने रिग्रेट्स बताऊं, क्योंकि आपका भी जो है ना स्टूडेंटों के साथ बड़ा राबता है। तो दीज आर 2 मेन रीजंस जो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा जो आज का टॉपिक हमारा है, टीनेजर्स आवर फ्यूचर, आर वी कैन say the regrets of teenagers, or we can say the mistakes by teenager during their teen age. So regarding this, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम कश्मीर भी लेके चले ना, कहते हैं ना मुल्क की तरक्की में नौजवानों का हाथ होता है। तो अगर एक कौम को सुधारना हो तो नौजवानों पे ही काम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी, सो दैट हम ये टॉपिक जो है ना आगे लेके चलें। जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन साहब, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आज इस काबिल समझा। मेरा नाम जुनैद है और मैं एक टीचर हूँ। मैं 1-2 स्कूल्स में काम करता हूँ और एकेडमी भी है, मैं चलाता हूँ अप टू क्लास 10th। तो यही रूटीन है मेरा एज ए टीचर। 3 years की एक्सपीरियंस है मेरे पास, रोज़ का मतलब यही काम है, पढ़ाना। जज़ाकल्लाह ब्रदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से दैट कि एज यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, एंड एक टीचर के लिए ये टॉपिक बेस्ट है, और टीचर भी जो यंग हो आपकी तरह, कैन यू टेल मी द एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया है कि जो प्रॉब्लम्स जो फेस होती हैं टीनेजर्स में, और आपके क्या रिग्रेट्स या आपकी कोई इश्यूज जो आपने टीन एज में फेस की जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस जो आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि जो टीन एज में ये प्रॉब्लम्स एक टीनेजर को फेस करनी पड़ती हैं? एक्चुअली देखिए मोहसिन साहब, जो प्रॉब्लम्स है, जो
फेस कर रही है अभी यूथ हमारी, या जो हमारा टीन पीरियड है, डेफिनेटली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी तक एज अ टीचर एक्सपीरियंस किया है वो यही है। एक तो आर्ग्यूमेंट में चेंज आई बहुत ज़्यादा। हम अगर बात करेंगे, पहले जब टीचर कोई सवाल पूछता था, कुछ भी पूछता था, तो एक रोब होता था टीचर का। तो आज जब वही टीचर बच्चे को सवाल पूछता है तो आर्ग्यू हो रहा है। एक और बात है ना, मैं अपनी फादर की एग्जांपल ले लूँ। मेरा फादर कहता रहता है कि जब हमारे टीचर आते थे, इवन कि कुछ मंथ्स पहले मेरे अबू के टीचर यहाँ हमारे घर आए थे, तो मैंने अपने पापा को देखा, उनकी बाजू जो है थी ना कांप रही थी। तो फिर मेरे पापा कहते थे कि ये हमारे वक्त के टीचर हैं, हमें आज भी इनका खौफ है। वो खौफ इस वजह से नहीं होता था कि मार पड़ेगी, इस वजह, वो अलग ही खौफ होता। लेकिन आज जो हमारे टीचर हैं, हम उनको बाजू पे बाजू रख के, ये भी एक, जी बिल्कुल आपकी बात सही है, आर्ग्यूमेंट एक। और दूसरी बात यह है कि अगर हम देखेंगे, पहले जब टीन हुआ करता था, मतलब मैं 2 पीरियड की बात करूंगा। एक पीरियड जो कोविड से पहले था और दूसरा पीरियड जो कोविड के बाद आया। तो वो जो उस टाइम में जो बच्चा घर में रहा, मतलब डेफिनेटली उस वो भी एक इम्पैक्ट है। अच्छा, कोविड ने बड़ी मतलब प्रॉब्लम की है हमारी सोसाइटी में, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम की और उनके बिहेवियर पे भी, ये 2 चीज़ें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब कोविड पीरियड आया था तो सब जो है ना घर में लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे, तो हर एक बंदे ने फ़ोन पे शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि सोशल मीडिया या फ़ोन एक रीज़न रहा होगा। अगर हम बात करेंगे उसमें, तो मैं उसमें शायद मुझे आई डोंट रिमेंबर 2 साल हुए थे शायद मुझे पढ़ाते हुए उस टाइम। और जब हम कोविड के बाद आए तो बिल्कुल हमने एक चेंज देखा बच्चों में, उनके बिहेवियर में, उनके मोरल में, और उनका एजुकेशन बिल्कुल मतलब मुझे लगा जैसे वो डेड हो गया है एजुकेशन। ये 2-3 मतलब मैं कहूँगा ये शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल एज एन एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि ये शिफ्ट हुआ है। उनका बिहेवियर, उनका मोरल जो है, उनका एजुकेशन जो है, उस पे इम्पैक्ट हुआ। देखें ब्रदर, अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाते हैं, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक्कि इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा। इस आयत को हम लेके चले ना, अल्लाह ताला सेज कि वो यूथ ही था जिसे अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि हम एक आपको ऐसा किस्सा बताएंगे। वो यूथ ही था जो अपनी रब की तरफ आया, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें गाइडेंस दी। तो ये आयत लेके चले ना हम, जब यूथ ने, जब नौजवानों ने अल्लाह ताला की तरफ जाके अल्लाह ताला का रुख किया है, तब अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया है। अल्लाह ताला ने साथ ही नहीं दिया है, उनमें इखलास पैदा किया है। इखलास ही पैदा नहीं किया है, उनकी तहजीब बदली है। तहजीब ही सिर्फ नहीं बदली है, उनका बिहेवियर चेंज किया है। तो ये एक यूथ ही है जिसको जो रास्ता दिखाएंगे हम, वो उसी रास्ते के ऊपर चलेगी। तो ये आयत हम अगर लेके चले ना, हमारी यूथ मतलब इस टाइम कहाँ जा रही है? आपके नज़रिए से हमारी यूथ इस टाइम कहाँ जा रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हमारे जो यूथ है उसका डायरेक्शन क्या है, अभी वो कहाँ जा रही है। बिल्कुल, अगर मैं मतलब एज अ टीचर कहूँगा तो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। इसके बहुत सारे रीजंस है कि वो मतलब उनको वो एक डिलेमा में है। दे आर इन डिलेमा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कांट चूज अ रोल मॉडल। उनके पास कोई रोल मॉडल ही नहीं है। उनके पास एक सही डायरेक्शन दिखाने वाला भी, अभी ऐसा लग रहा है मुझे, उनके पास सही डायरेक्शन दिखाने वाला भी कोई नहीं है। तो डेफिनेटली एक डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा जो यूथ है, मैंने सुना था कि शायद ये कोट है कि अगर आपको किसी कौम को हराना है, उसको बमों से नहीं, बल्कि उसके यूथ को आप तबाह कर दो। मतलब उनको ड्रग्स की तरफ, उनको बिल्कुल बेहयाई की तरफ आप उनको मोड़े, कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, जो भी अभी दुनिया को चला रहा है, वो चलाना नहीं जो रब चला रहा है। मतलब अभी रन हो रही है हमारी दुनिया को, रन इकोनॉमी ले लें हम, या सोशल मीडिया, या जो सॉफ्टवेयर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था, उसमें ये लिखा था कि जो ये कर रहे हैं, जो ये चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो आर्ची सिखा रहे हैं, वो स्विमिंग सिखा रहे हैं, और हमारे बच्चों को वो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व करके इनकी बर्बादी कर रहे हैं। देखें, जैसे आपने रोल मॉडल का किया, मैंने अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस पे जिक्र किया था कि जो हमारा यूथ है ना, आपकी बात सही है कि हमने कोई रोल मॉडल चूज नहीं किया। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है। हमने अपने रोल मॉडल जो है ना
इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर, देखिए इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर चूज कर लिए जो अपनी लाइफ का जो है ना बेटर पार्ट इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, बैक एंड में क्या हो रहा है उसकी खबर ही नहीं है। एक्चुअली मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक कोई सेलिब्रिटी था उनकी वीडियो शेयर की थी। एक्चुअली वो जो थी वो लेडी थी, वो एक उसके पता नहीं कितने ही फॉलोअर्स थे। तो फिर क्या हुआ कि वो एक स्कॉलर के पास गई थी और उसने उससे कहा था कि मैं इन सब चीजों से तंग हूं। उसने उससे सवाल पूछा कि आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, आपके तो इतने चाहने वाले हैं, इनको आप क्या जवाब दोगी? उन्होंने कहा कि जो मेरी इस टाइम मेरी लाइफ पे गुजर रही है, अगर उनको पता चले ना वो दुनिया ही छोड़ देंगे। हमें लगता है कि भाई फेम पाके हम कुछ और कहेंगे, लेकिन जिस हार्डशिप में वो बंदे अभी जी रहे हैं ना, क्योंकि वो तो अपना बेस्ट पार्ट ही दिखाते हैं। तो जहां तक आपने रोल मॉडल की बात की, हमें रोल मॉडल चूज करने होंगे। अवर रोल मॉडल शुड बी अवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अवर सहाबा, क्योंकि हमने सीरत पढ़ी ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इब्ने अब्बास उसके रावी हैं, इग़्तमिन खमसन कबला खमसिन, कि 5 चीजों को बेहतर जानिए कबल इन 5 के। उसमें से एक ये है कि शबाबा का कबला हरमिक, कि अपनी जवानी को बेहतर जानिए कबल इसके कि आपका बुढ़ापा आ जाए। तो इस पे आप क्या नजरिया रखते हैं? जैसा कि मैंने जिक्र किया था, रोल मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल रोल मॉडल हमारी लाइफ में एज अ स्टूडेंट का, अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो उनका जो रोल मॉडल होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? एटलीस्ट उनके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मेरा रोल मॉडल कौन होना चाहिए। उनके पास इतना एक इल्म होना चाहिए, वो चूज कर सके, इतनी उनमें सेंसिटिवनेस होनी चाहिए कि वो ये रोल मॉडल चूज कर सके। उसमें पेरेंट भी हो सकता है कि कोई अपने पेरेंट को फॉलो करता है, कोई अपने बाप को फॉलो करता है, तो कोई अपने टीचर को। तो डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो टीचर है। एक टीचर कैसा होना चाहिए, एक टीचर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि बच्चा उसको फॉलो करे। मैंने एज ए टीचर अपने करियर में बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो बिल्कुल टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, और जो बहुत अच्छे टीचर मेरी लाइफ में भी गुजरे हैं, या अभी जो मेरे कोलीग्स है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जिनको बिल्कुल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और वो उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक मेरा पॉइंट है यहाँ पे, रोल मॉडल चूज करना। एक और हदीस में अब्दुल्ला बिन मसूद उसके रावी हैं, कहते हैं कि तब तक आपके कदम नहीं उठाए जाएंगे कयामत में, तब तक आपके कदम नहीं उठाए जाएंगे जब तक आपकी जवानी का जो है ना सवाल ना हो। उनमें से भी 5 चीजें हैं, उनमें से एक यही है कि आपने अपनी जवानी कहाँ पे खर्च की। तो ये जो है ना हमें बहुत सेंसिटिव रहना है कि हम अपने जवानी कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। एक आर्टिकल मैंने कल शाम को पढ़ा था, उसमें द नेम ऑफ आर्टिकल इज रिग्रेट्स ऑफ टीनेजर्स। वो एक टीनेजर ने ही लिखी है, ये मौजूद भी है, जो देखने वाले हैं वो जाके देख भी सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स जो है ना मुझे स्टक किया उन्होंने, तो 1 by 1 मैं वो पॉइंट्स रखूंगा। द फर्स्ट वन इज की एडिक्शन टू सोशल मीडिया, कि वो बंदा लिख रहा था कि मेरी बहुत सारी लाइफ जो है ना, आई स्पेंड माई लाइफ इन प्लीजिंग अदर्स। द सेकेंड वन इज फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाना। हम यही पॉइंट्स को 1 by 1 डिस्कस करेंगे फिर। एंड द थर्ड वन इज ओवर थिंकिंग, ऐसा सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। एंड द फोर्थ वन इज मिसअंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, वी विल डिस्कस 1 by 1। फिफ्थ वन इज बी टू हार्ड, इतना मतलब जिद कर जाना किसी एक चीज को लेके और फिर मानना ही ना। हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, एडिक्शन टू सोशल मीडिया। तो आपकी क्या राय है इस पे, सोशल मीडिया एडिक्शन पे? क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, आई एम यूजिंग सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, बट हर कोई बंदा सोशल मीडिया यूज करता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो पड़े रहते हैं उसी पे, एंड हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया बंद ही कर दें, लेकिन जो आजकल के यूथ में या हर किसी में हम देख लें, सोशल मीडिया की एडिक्शन बहुत ज्यादा है, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन आप क्या ख्याल रखते हो एडिक्शन टू सोशल मीडिया में? अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो इट वर्क्स एज अ स्लो पॉइजन फॉर अवर टीनेजर, फॉर अवर यूथ। इट्स अ स्लो पॉइजन, मेरा ये ऐसा मानना है कि एक स्लो पॉइजन है। अब क्यों है? सोशल मीडिया जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर किसी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। अब डिपेंड करता है कोई इस मतलब यूज, एक तो होता है टाइम बिताना, किसी चीज पे टाइम बिताना, दूसरा होता है वो जो टाइम है वो कैसे बिता रहा है। पहले मैं खुद की बात करूंगा, सपोज मैं यूट्यूब की बात करेंगे, अगर मैं यूट्यूब 4 घंटे या 3 घंटे चलाता हूं तो मैं उस पर क्या देख रहा हूं?
ये एक चीज़ है, मतलब मैं कौन सा कंटेंट मैं देख रहा हूँ। बट अगर बात की जाए इस सोशल मीडिया की फॉर आवर टीनेजर्स, तो उन्होंने क्या किया, इसके दो इफेक्ट्स है, उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट है और उनके सोशल लाइफ पे भी इफेक्ट है। हेल्थ पे कैसे इफेक्ट है, सोशल लाइफ पे कैसे इफेक्ट्स है, डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हम बात करेंगे उनके हेल्थ इफेक्ट्स की। देखिए, जब एक जो टीनेजर होता है, अगर वो सोशल मीडिया हद से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, अगर वो सोशल मीडिया पे मतलब मोर देन 7 आवर्स स्पेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली इट हैज़ इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, ऑन हिज और हर हेल्थ। कैसे? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो डे शेड्यूल जो है वो बिल्कुल डिसरप्ट होता है, मतलब उसकी नींद पूरी नहीं होती है, और हाईली चांसेस उसके डिप्रेशन के, बहुत ज़्यादा चांसेस उसके डिप्रेशन के, वो एंजाइटी रहती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको कहा कि एक स्लो पॉइजन है। अब अगर बात की जाए सोशल लाइफ, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो बिल्कुल एक वर्चुअल रियलिटी में रहता है, बिल्कुल वो अलग रहना चाहता है। जब हमारे पास मतलब अगर आज के माशरे की बात की जाए, अगर सोसाइटी की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है, बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा है, शाम को जब आते हैं तो हर कोई बंदा, चाहे फैमिली में 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, हर कोई बंदा जो है फ़ोन पे लगा रहता है, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है। तो सोशल मीडिया जो है हमारी यूथ में एक बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल जो उनका माइंड सेटअप है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो चुका है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जब हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो अगर कोई गलत किस्म की, गलीज़ किस्म की वीडियो चल जाए ना, हमारे हाथ कांपते हैं उसे बंद करने में। इवन कि बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे। वल्लाही कल रात को ही एक बंदे ने मुझे मैसेज की, वो PTSD का मरीज़ था। ये सेड कि मैंने अपनी मैक्सिमम लाइफ जो है ना स्पेंड कर दी प्लीजिंग अदर्स, अब मेरी फैमिली में मेरा कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। तो बहुत सारे जो आते हैं, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का एक मेन इफेक्ट पड़ा है रिलेशनशिप्स जो कायम हुई हैं इससे। हम जो है ना अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, देखें हम अपोजिट जेंडर से बात करते हैं उधर, हमारा जो यूथ है अपोजिट जेंडर की तरफ लगा हुआ है, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि किस तरह मैं इसको ना इम्प्रेस करूं, और उसी में जो है ना अपने रातें रात लगी रहती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अगर मैं कहता हूं, मैं उन आदमियों से या उन बंदों से कहता हूं कि इसी हालत में अगर आपकी मौत आ जाए, देखें अगर उनसे नमाज का कहते हैं ना, हर कोई एक्सक्यूज मारता है कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़े, भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम है, भाई मैंने नहाया नहीं है, भाई मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ उनसे, भाई अगर इसी हालत में आपकी मौत आ जाए तो उस वक्त क्या करोगे? देखें ब्रो, दिन में 1440 मिनट हैं। 1440 मिनट में अल्लाह ताला आपका पूरा तो नहीं मांग रहा है ना। देखें, इंसान की ज़रूरत है, इंसान दिन में एक पूरे 24 आवर्स में सोता भी है और खाता भी है, ज़रूरत है, जाहिर है उसकी ज़रूरत है, और जो है ना अब काम पे भी जाता है। तो अल्लाह ताला कितना मांग रहा है? मे बी 7%, मे बी 8%। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दीन मुश्किल है? हम कैसे कह सकते हैं? सो आप इस पे क्या राय रखते हैं कि जो अपोजिट जेंडर की बात आ रही है, सोशल मीडिया जो है ना अपोजिट जेंडर पे, अगर हम सोशल मीडिया की बात कर लेना तो ज्यादातर यही केसेस आते हैं कि आज हर कोई बंदा, काउंसलिंग केसेस आते हैं मेरे पास, हर कोई बंदा यही बात कहता है कि भाई उसने मुझे धोखा दे दिया, कि भाई वो बंदा जो है ना मेरे साथ रिलेशनशिप में था, अब जो है ना उसके घर वाले मान नहीं रहे हैं, अब वो बंदा जो है ना उसके पास मेरी फ़ोटोज़ हैं, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस जिनमें मेन इश्यूज़ ये यूथ में आज यही है कि रिलेशनशिप्स का। देखिए मोहसिन साहब, आपकी बात सही है कि हम रातों रात इसमें स्पेंड करते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि एक स्लो पॉइजन है। देखिए क्यों करता है वर्क एज अ स्लो पॉइजन। अगर बात करेंगे हम, मतलब सपोज किसी भी बच्चे की, दिन में तो ये स्कूल में होता है, अब शाम को घर में आया, जब शाम को घर में आया तो जो टाइम है, जो इसका मतलब शेड्यूल है, होमवर्क, चलो इसने होमवर्क भी की, अब जो इसको टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहिए था, अब जो इसको टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए था, वो ये जो टाइम है वो स्पेंड कर रहा है फोन पे। अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली सबसे मोस्ट ऑफ द केसेस यही है। मेरे पास भी बहुत सारे केसेस है जो मैं अभी टीन में देखता हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूँ, सर ऐसी प्रॉब्लम है, सर वैसी प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीचर जो है इसमें इसको कौन सा रोल प्ले करना चाहिए? मैं सबकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, और मैंने भी अपनी लाइफ में, मैंने भी अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस में बस एक चीज़ देखी है, वो जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है वो डायरेक्ट हराम रिलेशनशिप है। देखें ब्रो, इस हद तक कर पहुंच गए हमने अपोजिट जेंडर को है ना खुदा मान लिया है कि वो ना मिले तो
मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी लाइफ वही है। तो इस तरह के जो है ना हमारी यूथ इन चीज़ों में फंसी हुई है। तो मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लड़की या जो लड़का अपने वालिदैन को छोड़ के आपके पास आके कहता है कि मैं सिर्फ आपका हूँ या मैं सिर्फ आपकी हूँ, जिसने अपनी पेरेंट्स से, अपने वालिद से, अपनी वालदा से वफादारी नहीं की, तो वो आपसे क्या वफादारी करेगी। तो एक और जो है ना पोर्नोग्राफी की जो लत लग गई है, हमारे अल्लाह माफ करे छोटे छोटे बच्चे 10 साल से लेके 21 साल तक जो इस हथकड़े में पड़ जाता है, तो फिर तो अल्लाह ही बचाए। क्योंकि बहुत सारे जो है ना इस चीज में मुलविस हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे इस ऐसे सवाल पूछते रहते हैं कि भाई एडिक्शन है, क्या करें। तो आप किस नजरिए से देखते हो इसको? अगर हम बात करेंगे अब इस सोशल मीडिया में सबसे जो खतरनाक चीज है, सबसे बड़ा डेंजर जो है वो है एडिक्शन टू द पोर्नोग्राफी। देखिए कोई भी साइट अगर हम यूज करें, कोई भी मतलब सपोज हम बात करेंगे फेसबुक की, तो ऐसे सीन्स आ रहे हैं। मैं बहुत सारे मतलब मैंने देखा है। इवन एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक वाक़ा बताता हूँ। मैं मस्जिद में था, मस्जिद में जो जहाँ पर वुज़ू बनाते हैं, तो हम बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे थे, बातें कर रहे थे। एक्चुअली यही दीन की बातें कर रहे थे। तो उधर एक बंदे ने फोन खोला और एंड ही वाज यूजिंग फेसबुक। सडनली उसने एक वीडियो प्ले किया। आफ्टर सम टाइम तो वहां पे एक ऐसा ऐड आया, हम सारे बावजूद थे, बिल्कुल हम सारे बावजूद थे, और फिर हमें नए से वुज़ू बनाना पड़ा। तो ऐसे भी केसेस है मतलब, और ये सबसे बड़ा डेंजर है, ये सबसे बड़ा डेंजर है। देखें ब्रो, मैं भी जब सोशल मीडिया ओपन करता हूँ ना, देखें हमारी जो ड्रामा है या ड्रामा सीरियल कह लें, या जो हमारे बॉलीवुड है, पता है आपको वो किस चीज़ को आज प्रमोट कर रहे हैं? मैं कल एक भाई ने जो वीडियो सेंड किया, वो अब बहन जो है वो भाई के साथ रिलेशन में है। अल्लाह माफ़ करे, मैं एक एक्टर का कल शाम को सुन रहा था, तो वो जो है ना वो दूसरे एक्टर के साथ 7 ईयर्स तक रिलेशन में था। हम कौमे लूत की तरफ आ रहे हैं, हम LGBTQ को जो है ना प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे हराम अपनी जगह, कोई मतलब किसी बंदे को मैंने हराम करते हुए देखो कोई भी चीज़, अब देखिए उसको मैं ये बोलूँ कि ये गलत है, पहले मुझे देखना है ये क्यों हो रहा है, क्यों हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द आंसर कि ये कैसे हुआ। और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही सोशल मीडिया है। ये लत लगना, या किसी बंदे को मैंने कोई भी चीज़ हराम करते हुए देखा, मैंने उसको कहा ये गलत है, उसको खुद भी पता है ये गलत है और वो छोड़ नहीं सकता है। पहले मुझे देखना है ये क्यों हुआ। इसका एक मेन काज मैं ये समझता हूँ कि लेट मैरिज। देखें हमारी सोसाइटी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है कि अगर नेबरहुड में किसी बंदे ने एक अच्छी खासी जो है ना रकम खर्च करके एक शादी करा दी है, तो हमारा क्या मामूल बन गया है, जो बंदा गरीब था वो उसको compete करने की कोशिश करता है, और हमने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है और जिनाह को बहुत आसान कर दिया है। सहाबा के वक्त में शादी आसान थी, जिनाह मुश्किल, और हमारे वक्त में देखें फिजिकल जिनाह ही जिनाह नहीं है, आँखों से, हाथ से, कान से और ज़बान से ये भी जिनाह में आता है। अगर हम कोई आंखों से बुरी चीज़ देख रहे हैं वो जिनाह नहीं है। देखें हार्मोनल जो है ना इम्पैक्ट होता है एक टीनेजर पे, टीन के वक्त बहुत हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता है उसके पास। एडोलसेंस में बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं कि हार्मोन जो है ना एक बंदे को रोल कर रहे होते हैं। तो एक बंदा जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता आफ्टर एडोलसेंस भी, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, वो गुनाहों से बचे। लेकिन हमारा क्या मामूल बन गया है, हम अपनी पूरी लाइफ जो है ना इसी में स्पेंड करते हैं, और जब फिर अराउंड 25 to 30 पे पहुंचते हैं तो फिर हम जो है ना निकाह की तरफ आते हैं। फिर अल्लाह माफ करे आजकल की हमारी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी भी इतनी हो गई है, उसका मेन रीजन यही पोर्नोग्राफी है। लेट मैरिज भी एक इशू हो सकता है। लेट मैरिज जो आपने बात की, और जो आपने बात की कि अगर हम काज देखेंगे लेट मैरिज का, मैं मानता हूं जो लेट मैरिज का काज है वो यही कस्टम्स है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है हमें कस्टम्स ने घेरा हुआ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप निकाह को सिंपल बना दो। सही बात है आपकी। जो हमने कस्टम्स बनाए हैं, जो हमने रिवाज बनाए हैं, मतलब जिससे क्या हुआ, जिससे जो हमारे मतलब जो हमारे सोसाइटी का जो वो गरीब तबका था, अब उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उसमें निकाह जो जब वो निकाह की एज में आते हैं, लाइक अस सपोज अगर हम बात करेंगे, मैं खुद की अगर बात करूंगा, या इस्लाम के दायरे में तो हम बिल्कुल बालिग है और निकाह की एज है हमारी, लेकिन क्या सोचता है बंदा, कोई इन्हीं कस्टम्स ने घेरा है,
उसको इन कस्टमर्स ने ऐसे घेरा है कि वो सोचता है नहीं पहले मेरे पास जॉब होनी चाहिए, अगर जॉब नहीं होगी तो कोई बाप लड़की नहीं देगा, तो इस फ्रस्ट्रेशन में आता है। और फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, उससे ये गलतियां, और मेरे भी बहुत सारे मतलब अल्लाह माफ करे कि मतलब क्या ही बताए, तो ये तो हम प्रमोट नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सिन, गलतियां होती रहती, तो उसका बिल्कुल यही मैं मानता हूं कि लेट मैरिजेस। और लेट मैरिज का डायरेक्ट जो है, जो उसका काज है, वो है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में हमने कस्टम्स क्रिएट किए हैं। ब्रो, एक नेक बंदा अल्लाह के दीन पे चलने वाला एक लड़की के वालिद के पास गया रिश्ता मांगने की, के वालिद ने उसको इस वजह से रिजेक्ट किया कि उसके पास जो है ना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो बंदा जो नेक था, जो अल्लाह के दीन पे चलने वाला था, आपने उसको रिजेक्ट किया, कितनी बड़ी गलती है। वो बंदा देखिए, मेरे उस्ताद हैं, शेख हैं अपने, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक सेशन था, संडे सेशंस होते हैं और हमारी संडे क्लास होती हैं, तो उस्ताद मेरे एक हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही है, वो अभी भी मेरे दिमाग में है। मैं हर टाइम सोचता था कि वो जो बात है वो मैं आगे किसी और को बताऊंगा। आज मौका आया और ये मैं गनीमत जानता हूँ इस टाइम। उन्होंने कहा कि आप हर कोई बंदा उठा लो अपनी सोसाइटी में, लेकिन एक खास बंदा उठाओ जिसको हम मौलवी कहते हैं। आप मुल्ला उठा लो, मौलवी उठा लो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक मौलवी की बीवी जो है ना, या मौलवी जो है ना सड़क पे भीख मांग रहा है, या एक जो मौलवी है ना उसकी बीवी इस वजह से रो रही है कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। अल्लाह ताला ने मौलवी को कभी भी, कहते हैं ना, देखें हम कहते हैं कि ये मौलवी है, ये गरीब है, लेकिन आप मुझे कभी ऐसी एग्जाम्पल देखें, हमने इवन बहुत सारे लोग देखे हैं जो रास्ते में फ़कीरों की तरह भीख मांगते रहते हैं, या जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा जो मौलवी देखा है, या जिसकी बीवी आके अपने बाल समेट रही है, या सर पे थप्पड़ अपने मुंह में मार रही है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है? ये एक मिथ क्रिएट किया है हमारी सोसाइटी ने कि अगर आप दीन की तरफ गए, अगर आप मौलवी की तरफ गए, तो आपकी जो है ना लाइफ जो है ना वो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, जो मोहसिन साहब जो आपने कहा अभी कि मौलवी मतलब या जो अल्लाह के दीन पे चलता है, तो शायद उसके पास अब कोई सोर्स इनकम नहीं है, या शायद उसको, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हम बिल्कुल हम देखते हैं कि जो अल्लाह के दीन पे चलेगा शायद उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है आपके फेथ के साथ। सपोज अगर आपके पास कोई रिश्ता आया, और बंदा जो है वो नेक, वो अल्लाह के दीन पे चलने वाला है, बट आपने उसको दुनियावी नजरिए से देखा, मतलब इसके पास सपोज अभी जॉब नहीं है, इसके पास एक अच्छा घर नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बाप देखना चाहता है कि जो उसकी बेटी है एक ऐसे घर में जाए जहां उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो अपनी जगह ठीक है, मतलब बाप जो है अपनी जगह। लेकिन अब एक दीनदार को ठुकराना इस बुनियाद पे कि एक बंदा जो है अल्लाह के दीन को फॉलो कर रहा है, एक बंदा जो है रसूल वसल्लम की राह पे चला है, और फिर उस बंदे को ठुकराना, डेफिनेटली आपके फेथ के साथ कनेक्शन है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका बिल्कुल फेथ उठ गया अल्लाह पे, आप तो भरोसा ही नहीं कर रहे हो। मतलब सपोज अगर वहां पे आप तवक्कल करोगे, मुझे एक आयत याद आ रही है, शायद गालिबन ये सूरह अनफाल की है। अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 2 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयतुहुम ज़ादत ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो अल्लाह ताला पे तवक्कल करता है, मतलब वो कभी हारता नहीं है। जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो लेट मैरिजेस, या हम बात करेंगे जो लेट मैरिजेस का केस है, वो यही है। एक बाप जो है किसी लड़की को लड़की नहीं मिले, वजह क्या है? वजह है खाली सोर्स नहीं है। अगर उसके पास सोर्स नहीं है तो उसका बाप जो है तवक्कल क्यों नहीं करता है उस टाइम? अगर उसको पता है बंदा नेक है, क्योंकि 4 चीजें वैसे देखनी चाहिए। अगर आपके पास निकाह की कोई फरमाइश आई, चाहे आपके पास लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके पास निकाह की फरमाइश आई कोई, तो आपके पास क्या होना, 4 चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले हम देखें वो दीनदार है या नहीं। बिल्कुल, उसका दीन सही है, उसका कैरेक्टर, और डेफिनेट मतलब उसकी खूबसूरती डेफिनेटली, और उसका फिर लास्ट में हम जो है ना इनकम भी देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप प्रेफर किसको करना, सबसे बिल्कुल चारों चीजों तो देखनी है, 4 चीज हमें 4 थिंग्स तो देखनी है, बट प्रेफर किसको करना है? प्रेफर करना है दीनदार। ब्रो इधर मैं एक पॉइंट रखता हूँ ब्रो, हम जो है ना, हम जो हमारी यूथ है, गर्ल्स ले लो या बॉयज ले लो, हर कोई, मतलब हर कोई नहीं, अमूमन हराम रिलेशनशिप्स में होते हैं। लेकिन जब शादी की बात आती है, वो कहते हैं हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसने किसी का मुंह ना देखा हो। लड़की कहती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसने किसी को ना देखा हो।
जिसने आज तक किसी लड़की को टच ना किया हो, जिसने हराम रिलेशनशिप्स रखी ही ना हो, खुद का हमारा कैरेक्टर क्या है, वो जो हमारी डिमांड्स हैं वो क्या हैं। बिल्कुल मोहसिन साहब, जो ये ट्रैप है, सबसे बड़ा ट्रैप यही है। एक बंदा यहीं पे फंसता है। जो आपने बात की हराम रिलेशनशिप्स की, तो सबसे बड़ा जो ट्रैप है शैतान का वो यही है, यहाँ पे बंदा फंसता है। और देखिए मतलब फिर जब शादी की बात आती है, सही बात है आपकी, फिर हम ऐसी डिमांड रखते हैं, हम खुद में नहीं झांकते हैं, हमें अपना जो पास्ट है उस पर नज़र नहीं है। द सेकेंड पॉइंट वाज फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाना। मैं लिटिल बिट एक्सप्लेन करूँगा। एक बंदा फॉर एग्जांपल हराम रिलेशनशिप्स में है, शिप में है, तो वो अब उनकी शादी का मुकाम आता है, लेकिन फिर क्या होता है कि या तो लड़की ही नहीं मानती है या लड़का भी नहीं मानता है। तो इस पे आपका क्या नज़रिया है? बिल्कुल मोहसिन साहब, सबसे बड़ा इशू यही है। सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो है यही, फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन। आप हराम में गए हो, आपको पता है गलत है, बट यू कांट अवॉइड नाउ। सपोज आपने एक ऐसा पॉइंट चुना, या पहले तो आप इस ट्रैप में फंस गए। अब निकलने मतलब हमें एक रास्ता ढूंढना है, हम निकले कैसे इससे। अगर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट उसके घर वालों को अप्रोच करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब अगर मान नहीं रहे तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ है वो तवक्कल है। अब अगर आपको गलती हो, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। ब्रो हराम पे भी क्या तवक्कल करें? नहीं, एक्चुअली क्या नहीं, असल में क्या, देखिए बंदे से गलती हुई है या किसी लड़के से गलती हुई है, वो एक और मसला है, नहीं जुड़ रहा है, मूव ऑन करें ना। डेफिनेटली वही मैं असल में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अब पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब आप उसी चीज़ पे ठहरे हुए हो, मतलब आपने इससे क्या होता है, आप कोई दूसरी गलती करोगे। मतलब सपोज आप ऑलरेडी हराम रिलेशनशिप में थे, अब क्या काज हो, आपको सपोज जुदा होना पड़ा, जिसको हम कहते हैं मतलब ब्रेकअप। चलो अब ये जो ब्रेकअप हुआ, ये जो मसला हुआ, इससे क्या हुआ, या तो आपको मूव ऑन करना है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे मूव ऑन करना ही है। अगर नहीं तो आप चांसेस है आप दूसरी गलती करोगे। यहाँ पे मैं एक बात रखता हूँ जो 100% हकीकत है। जब एक बंदा टूटता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जब बंदा टूटता है ना, बंदा ये नहीं सोचता है कि कैसे, लेकिन मुसीबत जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। जब बंदे का ब्रेकअप होता है, वो दो चीजों की तरफ जाएगा, या तो वो रब की तरफ जाएगा, या तो पूरा बुरा बनेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट, उसके पास एक डिसीजन है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखता हूँ, अगर बंदे का ब्रेकअप होता है तो उससे दो रास्ते चूज करने पड़ेंगे। या तो वो अल्लाह की राह में आएगा, तो अल्लाह की राह में आएगा और कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के राह में आएगा, अल्लाह कहता है कि रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, या आप मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं आपकी तरफ 10 कदम आऊंगा। तो ये एक पॉइंट बन रहा है जो मैं अपने यूथ ब्रदर सिस्टर्स को खुल के जो टूटे हुए हैं, जो दिल टूटे हुए हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो इन चीजों से परेशान हैं, भाई छोड़ दो सब। एक बार अल्लाह की राह में आके देखो, वो लज्जत देखो, वो लज्जत आएगी कि आप फिर दुआ करोगे। तो ये मेरी एडवाइस है इस टाइम यूथ के लिए कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो आप दोनों में से एक चूज करो, या तो बिगड़े हुए रहो, वही आशिकानापन। देखिए अगर वो उस कंडीशन में ही रहेगा, मतलब वो घर में रहेगा, वो लोनली रहेगा, तो चांस है वो दूसरी गलती करेगा। और एक मतलब अगर वो दूसरी गलती करेगा, वो सपोज वो ड्रग्स की तरफ जाएगा। सोशल अगर हम देखेंगे, अभी सोसाइटी जो है सोशल इवल से भरी हुई है। रूट काज जो है वो तो डेफिनेटली एक गर्ल ही है। सपोज ब्रेकअप हुआ बंदे का, अब वो जैसे कि आपने कहा दो रास्ते हैं, या तो रास्ता है अल्लाह की राह में जाने के, जहां पे आपको लज्जत मिलेगी। हाँ, पेन है, देयर इज पेन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, डेफिनेटली। यहाँ पे एक रूल है ना, लाइफ के लिए रूल है। मतलब अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, डेफिनेटली यू हैव टू सेक्रीफाइस। दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी आपको सेक्रीफाइस देना ही देना है। देखिए अब अगर वो उस कंडीशन में रहेगा, वो घर में रहेगा, तो चांद या वो रोएगा, पछताएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चांसेस है दूसरी गलती करने का। और वो ड्रग है जो हमारी सोसाइटी में सबसे अभी फैला हुआ है, जिसने हमारी टीन एज, क्या हमारा यूथ जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है इस चीज ने। लेकिन इसका भी मैं मानता हूँ, इसका भी रूट काज यही हराम रिलेशनशिप या मतलब ब्रेकअप होना। फिर अब वो जो पेन है वो रिलीव करना चाहता है, मतलब बंदे का ब्रेकअप हो गया, अब वो पेन को रिलीव करना चाहता है।
अब उसने एक ऐसा चीज लिया जो उसको नहीं छोड़ेगा, और वो ये ड्रग है। एज ए टीचर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस इंस्टीट्यूट का, कुछ ईयर्स पहले की बात है, शायद वो 7th में पढ़ता था। मतलब बंदा कहता है मुझे, सर सीधे डायरेक्ट कहता है, सर मैं 2 सिगरेट तो दिन में पीता ही हूँ, और वो भी कौन से लोडेड। मतलब सीधे उसने मुझे मुंह पे कहा, सर ऐसा है मेरे। मैंने कोशिश भी की उसको बहुत बार उसको अप्रोच करने की कि मसला क्या है, मसला क्या है। हालांकि वो घर में अच्छा रॉयल है, दुनियावी लिहाज से बहुत है, लेकिन मैं जानना चाहता था उसका काज क्या है, लेकिन उसने नहीं, वो बता नहीं पाया। लेकिन उस टाइम मुझे क्या फील आया, उस टाइम मुझे क्या लगा कि ये तो 7th का बच्चा है। तो 7th का बच्चा अगर इस ड्रग में मुलविस है तो आगे न जाने कितना, मतलब कितने हमारे यूथ है, कितने हमारे टीनेजर्स होंगे जो आज स्कूल्स में हो रहा है। डेफिनेटली उसको जो उसका फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि आप एक गंदा सेब रखो एक पेटी में तो वो पूरी है ना। एक यहाँ पे मुझे एक शार याद आ रहा है इकबाल का, कहता है इकबाल, हया नहीं जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे रहे जवानी तेरी बेदाग। तो ज़माने की आंख में हया बाकी नहीं है। अगर आपको अपनी जवानी सुधारनी है, बेदाग रखनी है, तो जो है ना आपको अपनी जवानी संभाल के रखनी होगी, क्योंकि ज़माने की आंख जो है ना वो बुरी ही है। तो आपको अपनी जवानी को सुधार के रखना है, आपको उस पर काम करना है। जो आपने एक पॉइंट कहा कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो 2 रास्ते चूज करो, या तो सीधा रास्ता सिरातुल मुस्तकीम, या आप उसी रास्ते पे टिके रहो जहां आपको लज्जत आ रही है, लेकिन वो लज्जत जो है ना वो टाइम बीइंग हो। तो जो हमारे रिग्रेट्स ऑफ टीनेजर्स जो आर्टिकल था उसका 3rd पॉइंट था ओवर थिंकिंग, कि ये सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हमेशा इसी में फंसे रहना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप फुल्ली ये जो है ना क्लियर करें, एक्सप्लेन करें कि ओवर थिंकिंग का क्या इफ़ेक्ट है, या इसको हम किस तरह रिग्रेट एक मान सकते हैं। बिल्कुल मोहसिन साहब, अगर ओवर थिंकिंग की बात करेंगे एज ए टीचर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एक बच्चा सोचता है बाकी क्लासमेट्स, मतलब मैं पहले बात करूंगा तो यही, मतलब एक बच्चा सोचता है वो बंदा या ये बंदे या वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, उसे इसका ड्रेस, मतलब पहले है उसके ड्रेस कोड पे असर पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टू इम्प्रेस अदर्स वो एक ऐसा काम कर रहा है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, वो वेस्टर्निज्म को फॉलो कर रहा है। अगर बात करेंगे मतलब हायर क्लास की बात करेंगे तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग में वो रहता है यही कि वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, और वो लगभग इसी में फंसा हुआ रहता है, जिससे क्या हुआ उसके कैरियर पे असर पड़ता है। वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाता है। मतलब ओवर थिंकिंग से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके कैरियर पे है। देखिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये चीज हमें छोड़नी है। ये सबसे बड़ा जो इश्यू है वो यही ओवर थिंकिंग ही है, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपके कैरियर पे है, जिससे आप क्या होता है, क्योंकि टाइम एक, मेरा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे रिस्क मिलेगा, मैं कैसे वो करूंगा, ये भी हम ओवर थिंकिंग में ला सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल ये चीज़ें आती है। पर अगर मैं स्टूडेंट की बात करूंगा, स्टूडेंट जो है अगर उसको ये प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम हुई है इन स्कूल एंड इन हिज सोशल लाइफ, तो अगर स्कूल की बात करेंगे हम, अगर उसको ये लत लग गई ओवर थिंकिंग स्कूल में, तो वो इस प्रॉब्लम में, पहले मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम से क्या होगा, तो वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा। देखिए, वो उसका कैरियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो जिंदगी में आगे उतना नहीं बढ़ पाएगा, उसके एक एजुकेशन पे इम्पैक्ट है। मेरे कहने का मतलब है, सपोज अगर वो ओवर थिंकिंग में पड़ गया है, सपोज सर कोई लेक्चर दे रहा है, अब उसको लेक्चर की तरफ भी ध्यान नहीं है, सर क्या बोल रहा है, सर किसके बारे में बात कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं है, तो अल्टीमेटली जो है उसका जो ये कैरियर है वो डाउनफॉल में आएगा एज अ टीचर। और ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस से कहता हूँ, मैंने कोई आर्टिकल इस पर नहीं पढ़ा है, ओवर थिंकिंग का मैंने कुछ भी नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस में आपको कहूँगा कि जो ओवर थिंकिंग का मसला है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक बच्चे के एजुकेशन के साथ है। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचें। फ्यूचर दैट डजंट मीन कि आप प्लान ना बनाएं, फ्यूचर अल्लाह बनाता है। दैट डजंट मीन कि आप मेहनत ना करें। तो द 4th पॉइंट वाज कि मिस अंडरस्टैंडिंग आवर पेरेंट्स, ये एक मेन पॉइंट है, और ये मैं भी समझता हूँ कि ये, क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी ये एक रिग्रेट मानता हूँ, ये मेरा भी रिग्रेट है, क्योंकि टीन एज में बंदे का जो लेवल होता है, जुनून हाई होता है, वो जो भी करता है वो उस पर स्टक रहता है। उसके पेरेंट उसको कोई एडवाइस करते हैं वो नहीं मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी सोच डिफरेंट है,
मेरे वालिद की या मेरे जो वालिदैन हैं वो पुरानी है, सोसाइटी में मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो पेरेंट है, मतलब एक बात मैं ये कहूँगा ब्रो कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, जो आपके साथ रहेंगे वो आपके पेरेंट्स ही होंगे, क्योंकि हर कोई आपको छोड़ के जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन आपको आपके पास आपका साथ हमेशा देंगे। तो आप थोड़ा बता दीजिए कि आपकी क्या राय है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंट्स के मुतल्लिक, कि जो हमारे टीनेजर्स जो हैं जुनून में होते हैं और अपने वालिदैन को नहीं समझ पाते हैं। तो ये भी मैं एक समझता हूँ कि ये एक मेन काज है जिससे जो है हाँ देखें, एक पेरेंट अगर गलत हो ना, अगर एक वालिद गलत हो या एक वालिदा गलत हो, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका जो बच्चा है वो गलती में मुलविस हो। तो हर कोई पेरेंट अच्छा ही चाहता है, चाहे पेरेंट बुरा क्यों ना हो, हर एक पेरेंट अच्छा चाहता है अपने बच्चे के लिए। तो आपकी क्या राय है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो इस यूथ या मैं कहूँगा टीनेज में, इसमें बच्चे के पास बहुत ज़्यादा एक्टिव, इसको मैं तो कहता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्यों, मतलब व्हाट इज़ द काज, क्या वजह है कि एक बच्चा जो है अपने माँ बाप का नहीं मान रहा है? मैं समझता हूँ, या जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसका भी मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं फ़ोन, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन। क्यों बच्चा इतना मतलब एक तो आर्ग्यू, आप तो हर किसी का जिम्मेदार फ़ोन को ही ठहरा। फ़ोन बेचारा इतनी सी चीज़ है, लेकिन आपने हर किसी चीज़ का जिम्मेदार फ़ोन को बना दिया है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन माशरे को तबाह किया है। ऐसा नहीं है, हम फ़ोन को है ना बिल्कुल हर कोई, देखिए हर किसी चीज़ का ड्यूअल नेचर हम मान सकते हैं। डेफिनेटली फ़ोन के अपने एडवांटेजेस है, मतलब मैं खुद की बात करूंगा तो मैं भी फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं, बट डिपेंड करता है यूज़ कैसा करते हो आप। आपने एक बच्चे के हाथ में जो 5 साल 7 साल या 8 साल 9 साल का बच्चा है, आपने उसके हाथ में फ़ोन थमा दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग गुड, मतलब मैं नहीं मानता। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फ़ोन से भी बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो पावर है, मतलब थिंकिंग पावर जो है, क्योंकि फ़ोन का डायरेक्ट, मैंने पहले भी कहा था आपको, फ़ोन के 2 इफेक्ट्स है, एक तो है हेल्थ और दूसरा है सोशल इम्पैक्ट। तो अगर देखिए फ़ोन में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, मेरा दिमाग जो है घूमा हुआ है। एक एग्जांपल, एक सीन क्रिएट करते हैं, मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और इस पे मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ मुझे गेम जीतनी है। सडनली मेरी माँ ने मुझे बुलाया, एक सीन बनाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे को रैश होने के 100% चांस है। मैं मानता हूँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली आपकी बात सही कि क्यों, मैं पहला काज जो है वो मानता हूँ मैं फ़ोन को, और दूसरा काज जो है वो मानता हूँ मैं थोड़ी सी दीन से दूरी। मोरल बच्चों में, मतलब मैं एज ए टीचर मैं बात करूँगा तो बच्चों में उतना मोरल लेवल, जो दीन से दूरी है, आप इसका क्या काज मानते हैं कि बच्चे दीन से दूर हैं? देखिए अगर आपके बच्चे में फंडामेंटल्स क्लियर है, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को माशाल्लाह देखा है जो नमाज भी पढ़ते हैं, उनके दीन के फंडामेंटल्स क्लियर है, तो ना मैंने उनको कभी आर्ग्यू करते हुए देखा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको कहता हूँ, ना मैं इनको कभी आर्ग्यू करते हुए देखा, और बिल्कुल वो शांत स्वभाव के बच्चे होते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो अभी है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम यूथ जो है, टीन एज के जो बच्चे हैं, आर्ग्यू में इन्वॉल्व होते हैं। टीचर ने कुछ कहा नहीं तो आर्ग्यू करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रैश होते रहते हैं। और मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ा काज है वो है एक तो फ़ोन और दूसरा दीन से दूरी। दीन से दूरी जो है ना, उसका मेन काज क्या है? जो बंदा, जो टीनेजर या जो यूथ दीन से दूर है, आप उसका काज क्या मानते हो? की बात सही है कि माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, वो दिन रात अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन रियल सेंस में सोचेंगे, मतलब माँ बाप सपोज उन्होंने उसको बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया, लेकिन जो उसका फंडामेंटल है, जो उसकी तरबियत है, उसकी तरबियत में जो कमी है, जो उसका मोरल लेवल है, जो उसका मोरल एजुकेशन है, वो तो घर में ही मिलना चाहिए। वो तो पेरेंट की भी जिम्मेदारी, अब पेरेंट ने वो जिम्मेदारी नहीं ली, तो आप यहाँ पे पेरेंट को जिम्मेदार ठहराओगे? डेफिनेटली, मतलब कुछ हद तक, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा पूरा जो पेरेंट है वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। देखें ब्रो, मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ। जो टीन एज है, ये जो पीरियड है, टीन का पीरियड, इसमें हर एक बंदे को मेंटर की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास जो भाई मुझे मैसेज करते हैं, वो एक उम्मीद लेके करते हैं कि भाई जो है ना हमें थोड़ा मोटिवेट करेगा, हमें थोड़ा काउंसल करेगा। तो मैंने जो यूथ में देखी है, मैंने जो टीनेजर्स में देखी है, वो जो मैंने मेन प्रॉब्लम देखी है, उनके पास कोई मेंटर नहीं है।
उनके पास जो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उन्हें समझाए, जो उन्हें सही राह पे लाए। वो चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि वो सही राह पे आए, हर कोई चाहता है, लेकिन वो ऐसा कोई हमारे पास सोसाइटी में रोल मॉडल नहीं बना है, या ऐसा कोई हमारे पास इंसान नहीं है जो उनको सही राह दिखाए। लेकिन सही राह दिखाने वाला अल्लाह है, लेकिन इंटरमीडिएट तो बनाना है ना किसी को। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड के घर पे था रिसेंटली, तो उधर उनकी एक रिलेटिव थी, उनसे मेरी बात हुई, हम आपस में बात करते रहे, तो बड़ी वेल क्वालिफाइड लगी मुझे, अच्छी थी वो। तो उन्होंने वहाँ पे एक बात रखी कि मेरा जो भाई था वो कहने लगी मी एंड माय पेरेंट फोर्सड हिम कि तू मेडिकल ले ले, क्योंकि उसका पिकअप जो था वो बेस्ट था और उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग थी वो क्रिएटिव थी। तो इस वजह से हमने उसे कहा कि तू मेडिकल ले ले। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा मैं नहीं लूँगा, मेरा ड्रीम, कुछ मेरे गोल जो हैं डिफरेंट हैं, मैं IAS KS कर लूँगा। तो हमने कहा ठीक है। कहने लगा कि जब उसने पढ़ा ये वो, कहने लगा कि जब उसने 12th किया, अब उसे हम ज़बरदस्ती जो है ना, बाय फोर्स उसे हम एक कमरे में बिठा के उससे कहते हैं कि तू पढ़। वो कहने लगी मुझे कि बाय फोर्स उसे हमें पढ़ाना पड़ता है, वो इतना मैच्योर है तब भी हमें बाय फोर्स उसे पढ़ाना पड़ता है। मैंने उसे एक ही बात कही वहां पे, मैंने कहा कि बच्चे का बिहेवियर बाय बर्थ ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे को फोर्सफुली कोई काम ना कराओ। मैंने कहा वल्लाही, अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के कहता हूँ, मैंने उससे कहा कि अगर आपने वो मेहनत उसको दीनी काम में लगाई होती, अगर उतना स्ट्रगल जो है आपने उसको दीनी काम में लगाने में की होती, तो वो आज कहाँ पे होता। देन उसकी मुंह से कोई अल्फाज ना निकला और मैं भी जो है ना वहां से उठ के आ गया। तो आपकी बात ये सही है कि हमारा जो मेन रीजन है, एक तो मोबाइल फोन है, एंड द सेकंड वन इज की पेरेंटल केयर। तरबियत जो बच्चे को करनी चाहिए, बच्चे को जो देना था, मतलब चलो आपने उसकी एजुकेशन में मतलब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, आपने उसका एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहा, बट जो उसको चाहिए था उस पर आपने कितना काम किया। देखिए डेफिनेटली टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। मैंने मतलब आपको मैंने कहा अभी आपने बच्चे के हाथ में फोन थमा दिया, एक छोटा सा बच्चा है। देखिए आजकल हमारी सोसाइटी में देखे ना, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, डेफिनेटली, तो उसके सामने फोन रख देते हैं, कह रहे हैं कि उधर ही लग जाता है, उधर ही लग। लेकिन अल्लाह माफ करे, वो छोटा छोटा बच्चा उस फोन से क्या गेन कर रहा होता है। यही मेरा कहने का मकसद था। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए हमने सोसाइटी में हमने ये सोचा हुआ है कि एक बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ा के जो है ना उसको एजुकेट करना है, एजुकेट करके उसको नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद उसकी शादी करनी है, और ये साइकिल जो है ना रिपीट करते हैं। लेकिन हम में से कोई नहीं सोचता कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। डेफिनेटली, बिल्कुल, मतलब आपने सही बिल्कुल कहा कि एक साइकिल हमारा चल रहा है, पहले एजुकेशन फिर बड़ा हो, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो पेरेंट्स को असल में जिम्मेदारी लेनी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए थी। मीम वायरल हुआ था ना कि एक छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, कहने लगा मैं बैठा हुआ हूँ। उसने कहा आप पढ़ते क्यों नहीं? उसने कहा पढ़ के क्या मिलेगा? उसने कहा पढ़ के आपको नौकरी मिलेगी। फिर कहने लगा नौकरी मिलके क्या? उसने कहा फिर पैसा मिलेगा। फिर पैसा मिलके क्या होगा? उसने पैसा मिलके आप आराम करोगे। उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं भी तो आराम कर रहा हूँ। ये मीम वायरल हुई थी। तो टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बड़े जोश और होश से अपनी जो है ना इमेज जो है ना सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो हमारी कश्मीरी यूथ बड़ी इंस्पायर होती है उनसे। रिसेंटली हम कुछ मेंबर्स जो हैं हम साथ में जिम जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक मेंबर की आपस में जो है ना लड़ाई हो गई थी। एक के साथ लड़ाई नहीं, थोड़ी डिस्कशन हुई थी। तो फिर उधर थोड़ा मसला थोड़ा ऊपर तक पहुँच गया था। मसला ये था कि कश्मीर का एक इन्फ्लुएंसर है, उससे मेरे जो है ना वो टीम मेंबर वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उन्होंने वो वीडियो भी डिलीट करवा दिया उनसे, मतलब इतना उन्होंने अप्रोच किया। तो एट द एंड उन्होंने कहा कि मैं जो है ना हायर अथॉरिटीज़ तक जाऊँगा अगर आपने ये काम ना किया। तो वो जो है ना उन्होंने वीडियो डिलीट किया। लेकिन मसला ये था कि वो वीडियो इतना था कि शादी होती है जो हमारी, जो लास्ट बाल गोश्ताब जब आता है, जिसे हम यखिन रिश्त भी कहते हैं कश्मीरी में, तो एक जो आई डिडंट रिमेंबर वो मौलवी था या वो कोई आम लड़का था, वो उसी से वो काटता है। एंड सेम ऐसा ही वीडियो है जिसमें एक दूल्हे ने अपना जो
मैरिज केक है वो उसी आईफोन से काटा। मसला यहाँ पे ये उठा कि उस बंदे ने कहा, जो हमारा टीम का बंदा है, उसने कहा कि ये ऐसा कंटेंट हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी में एक मिसगाइड करता है लोगों को। बिल्कुल डेफिनेटली, खासकर हमारे यूथ पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पड़ता है ना डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि वो शो ऑफ कर रहे हैं। चलो शो ऑफ भी कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन का पर्पज़ क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, फ़ोन का पर्पज़ क्या है? क्या पर्पज़? बिल्कुल सिंपली हम इससे कम्युनिकेट अपने कुछ यूज़ के लिए। फ़ोन का ये पर्पज़ कब से आ गया कि एज ए नाइफ हम उसे इस्तेमाल करेंगे? तो उधर जो बंदे थे उन्होंने कहा कि आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, ये बंदा है जो मर्जी, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं मेरी मर्जी, में जो करूं वो करूं, लेकिन वो करूं। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, माई लाइफ माई रूल्स। मतलब ये एक बिल्कुल ये एक एम बना। मैंने भी बिल्कुल, मेरी सराउंडिंग का एक बंदा है, छोटा सा बिल्कुल बच्चा है, टीनेज में भी नहीं पढ़ता है। एक बार दुकान में है, अब दुकान में वो थोड़ी बदतमीजी कर रहा था। अब मैं गया उधर तो बाकी तो बच्चे भाग गए, वो नहीं भागे। मैं उसको कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? उसने मुझे डिट्टो कहा, मेरी लाइफ है, मैं जो करूं सो करूं। एंड आई वाज शॉक्ड। गुस्सा भी आया उस टाइम, हिट करना चाहा लेकिन हिट नहीं किया। मैं जब गया मैंने कहा इस बंदे ने भी कुछ गलत नहीं कहा, इसका जो मसला है तरबियत का मसला है। वो 8 साल का बच्चा मुझे कह रहा है मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूं वैसे चलाऊं। मैं मानता हूं कि उसने भी, उसके हाथ में भी फ़ोन था, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से मतलब सपोज किसी को कोई फॉलो करता है। हमारे कश्मीर में बहुत सारे मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। अब डेफिनेटली उन्होंने एक ऐसा वीडियो या एक ऐसा कंटेंट शेयर किया है जिसका इम्पैक्ट हमारी डेफिनेटली इस यूथ पे आ गया, तो डेफिनेटली वो भी वही करना चाहेंगे। ब्रो, ट्रेंड्स कैसे क्रिएट होते हैं? वो बंदे जो है ना, उन्होंने कहा कि ये इन्फ्लुएंसर है, ये जो चाहे करे। फिर जो मेरे भाई थे उधर, उन्होंने कहा कि एक इन्फ्लुएंसर का काम क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना। ये कौन सा तरीका है इन्फ्लुएंस करने का? फिर उधर आपस में थोड़ी इधर उधर हुई। तो मेरे यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारे टीनेजर्स को देखना चाहिए कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, रोल मॉडल कि उनकी देखें ब्रो। आगे अभी मैंने एक म्यूजिकल पोस्ट जो है ना इंस्टाग्राम पे शेयर किया, अभी कल को जो है ना मैं वो पोस्ट शेयर किया, अभी अल्लाह ना करे कल को मैं गुजर गया तो वो पोस्ट उधर मौजूद है, उस पे लाइक्स आएंगी, उस पे शेयर्स आएंगे। तो मैं कब्र में हूँ लेकिन मुझे उसका अजाब आ रहा है उस पोस्ट का, उस जो वो मैंने शेयर किया है उस पे लाइक। तो यहाँ पे मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारी कश्मीरी टीनेजर्स एंड यूथ को ये देखना चाहिए वो किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमने किन को अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, मतलब हम किन को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये हमें सही राह दिखा रहे हैं कि नहीं, क्या हमें जरूरत है इस कंटेंट की। मतलब पहले एक बच्चा, या चलिए यूथ की बात करते हैं, इन जनरल मैं यूथ की बात करूंगा। अब जो भी वो कंटेंट देख रहे हैं, एटलीस्ट बच्चे में तो इतना सेंस होना चाहिए कि वो जो देख रहा है ये तो वो डिसाइड करना चाहिए कि इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। मतलब छोटा सा वाक़या कल भी हुआ मेरे साथ। मैंने एक 3rd में एक बच्ची पढ़ती है, उसको मैंने कहा आप फ़ोन क्यों चलाते हो, मतलब सिंपल सा। उसने कहा सर ऐसे ही। मैंने बोला आप क्या देखते हो? उसने कहा यूट्यूब। मैंने बोला यूट्यूब से क्या देखो सर? कश्मीरी ड्रामा। फिर मैंने उस बच्चे से ना एक सवाल किया, मैंने कहा आपको क्या फ़ायदा है? वो भी कह रही सर कुछ भी नहीं। तो डेफिनेटली हमारे यूथ को सोचना चाहिए, हमारे यूथ को ये देखना चाहिए जो कंटेंट हम देख रहे हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं या खाली हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। क्योंकि टाइम वेट्स फॉर नन। एक बार आपने टाइम खो दिया, यू कांट ब्रिंग इट बैक। आप तो इसको वापस ला नहीं सकते। ये बच्चा जो है सेंसिटिव होना चाहिए इन मामलों में, ये बच्चा जो है सेंसिटिव होना चाहिए इन मामलों में कि जो मैं देख रहा हूँ, जो उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या सच में मुझे वो इन्फ्लुएंस, या मैं कहूँगा या हम कहेंगे कि क्या वो मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं, क्या मेरा टाइम ज़ाया तो नहीं हो रहा है। इतने आजकल के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है, वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं हमारा टाइम। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपके पास 2 ऐसी ब्लेसिंग्स है ऑलमाइटी अल्लाह की, जो मैक्सिमम जो लोग हैं उनको ज़ाया करते हैं। वो तो है, वो क्या है? सेहत और फ्री टाइम, और जिसमें हम सभी आ रहे हैं। तो हमारी जो यूथ, हमारे जो टीन एजर्स है, उनको देखना भी चाहिए कि मतलब किन को फॉलो किया है, क्या सच में मेरी लाइफ पे इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, और क्या सच में मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल रही है, क्या सच में मैं जो देख रहा हूँ क्या मैं अपनी फैमिली को दिखाऊं, क्या ऐसा देखना चाहिए मुझे। तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती है, हमारी यूथ में ये चीज़ें मैटर करती है। तो एक और पॉइंट आ जाता है इधर स्कूलिंग का। मोस्ट ऑफ जो है ना
इन्फ्लुएंसर्स या जो सेलिब्रिटी या जो अपनी लाइफ में जो कामयाब हुए हैं, ऐसे लोग बहुत सारे कहते हैं कि स्कूलिंग इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि हम स्कूलिंग आज देख लें कि आप कनेक्ट हो स्कूलिंग के साथ, और मतलब मोस्ट ऑफ केसेस एक बंदा जो ग्रेजुएट है, जिसने मास्टर्स की हुई है, ही डिडंट नो हाउ टू स्पीक। वो पब्लिकली स्पीक नहीं कर सकता, उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो अनस्किल्ड है। अभी बंदा मास्टर्स करके आता है, फिर कोई जॉब ढूंढता है, तो वो फिर उधर जाके कहता है कि अब मुझे क्या करना है, हालांकि उसने मास्टर्स की हुई है। फिर वो मतलब अभी पढ़ते 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 जब बहुत कुछ गेन कर लेता है, और बाद में जब उसकी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगती है, तो फिर वो बिगनिंग से स्टार्ट करता है। तो आप क्या कहोगे कि स्कूलिंग या एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है हमारे टीनेजर्स की लाइफ बिल्ड करने में? क्या सही जा रही है या किस तरह जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए मोहसिन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि स्किल, हमारे बंदे के पास स्किल कैसे आए, हाउ कैन वी प्रोड्यूस ए स्किलफुल पर्सन। इसमें स्कूल का बड़ा योगदान है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूलिंग की, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए, क्योंकि एजुकेशन जो है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। अब वो बच्चे जो है पूरा बिहेवियर अपना मॉडिफाई नहीं करते हैं, वो नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, कंटेंट जो है वो अच्छा मिल रहा है, बट स्किल क्यों नहीं? क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, उनमें क्रिएटिवनेस नहीं है, उनमें वो सेंसिटिवनेस नहीं है। आप ये नहीं सोचते हैं कि जो स्कूलिंग है वो भी कुछ क्रिएटिव करनी चाहिए ताकि बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा हो? डेफिनेटली, बिल्कुल। स्कूल, हाँ, मतलब इसमें टीचर का बड़ा रोल है। हम तो पढ़ा रहे हैं, अब अगर हम कोई ऐसा असाइनमेंट दे, अगर हम कोई ऐसी चीज दे जो बच्चे को घर में बिजी रखे, तो डेफिनेटली वो बहुत सारी चीजों से पीछे रहेगा। मतलब डेफिनेटली, सपोज मैं मानता हूं, अगर मैंने पढ़ाया, साइंस पढ़ाया या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया, तो मैंने क्या किया, अब मैंने बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसा वे है जिससे एक बंदा स्किलफुल बन सकता है। मतलब असाइनमेंट दे दो इनको, इनके पास ऐसा काम रखो आप जो इनके पास बुरी आदतें हैं वो छूटनी चाहिए, और वो यही है कि इनके पास असाइनमेंट, प्रोजेक्ट दे दो। प्रोजेक्ट से क्या होगा? प्रोजेक्ट से इनमें स्किल आएगा, प्रोजेक्ट से इनमें बिल्कुल डेफिनेटली। तो मतलब मैं मानता हूं कि उनको जब हम प्रोजेक्ट देंगे तो उन कामों में मुलविस होंगे, उन कामों में बिजी होंगे। तो सपोज फोन चलाने का ट्रेंड, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। ब्रो, जो यूथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है फोन पे या अदर थिंग्स पे, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, आपके पास हर किसी चीज का टाइम है, क्या आपके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है? देखिए ब्रो, मोस्ट ऑफ जो है ना, सीखना चाहते हैं कुरान, पढ़ना चाहते हैं कुरान, उनके दिल में वो है लज्जत की पढ़ूं, लेकिन टाइम नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ रखना चाहूँगा, मैं खुद हमारे यहाँ पे एक मरकज़ तरबिया चल रही है, जिसे हम संडे क्लासेस भी कहते हैं। उनमें जो है ना, बहुत सारे मदनी स्कॉलर्स हैं, अबाउट 16 मदनी स्कॉलर्स हैं उधर, और 10 to 1 AM वहाँ पे क्लासेस लगती हैं, जिसमें फ़िक़्ह पढ़ाया जाता है, उसूल तजवीद पढ़ाया जाता है, अकीदा और लैंग्वेज। तो वो जो है ना, बड़ा लज्जत आती है उधर। मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ, तो मेरी टीनेजर से यही रहेगी कि आप एक बार उधर जाके विज़िट करें, आप उधर एक बार जाके देखें कि उधर का माहौल कैसा है। डेफिनेटली दैट विल आल्सो हेल्प। मतलब देखिए मोहसिन भाई, अगर वो यही चीज़ें ज्वाइन करेंगे, अगर वो इधर जाएंगे, तो इन सिंपल हमको यूथ को बिजी रखना है किसी भी चीज़ में। इसका इम्पैक्ट जो है इसको डेफिनेटली उनके बिहेवियर पे भी आए। अगर हम यूथ को सुधारना चाहते हैं, अगर हम यूथ में जो बैड हैबिट्स लगे हैं, जो भी जैसा भी बैड हैबिट लगा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि वो छूटे, अगर हम किसी भी तरह का वो मतलब हेल्पफुल बने, मैं तो कहूँगा उनको बिजी करना है, उनको बिजी करना है, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो घर में, कहीं भी जगह इनको बिजी रखना है। देखिए ब्रो, उधर कोई एज लिमिट नहीं है, हर कोई बंदा आ सकता है, और द मेन थिंग इज़ कि संडे को है। और ये जो है ना, ये मेरी तरफ से एक एडवाइस ही रहेगी, तो वो उधर विज़िट करें, जाके देखें कि कैसा है। एंड एट द एंड में आपसे यही कहूँगा कि व्हाट आर द एडवाइसेस जो आप टीनेजर्स को देना चाहते हो या यूथ को देना चाहते हो, कि ये एडवाइसेस रख लें वो, जो उनके बेनिफिशियल होगी उनके लिए। तो मेरी कुछ एडवाइसेस है जो मैं सोच रहा हूँ अभी। मतलब सपोज लाइक पेरेंटल केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें अपने यूथ को बचाना है, अगर हमें अपने बच्चे को बचाना है किसी भी मतलब लत से, किसी भी बैड एडिक्शन से बचाना है, तो उसमें पेरेंट्स का योगदान या पेरेंटल केयर बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, बच्चा जो है वो क्या चाहता है? प्यार चाहता है, और अगर वो प्यार उसको अपने माँ बाप से
मिले, अगर वो प्यार जो है उसको अपने टीचर्स, क्योंकि टीचर कहते हैं ना, टीचर इज़ ए नेशन बिल्डर, बिल्कुल, तो इसमें जो है बच्चे का कैरियर बिल्ड करने में, मतलब मेरी एडवाइस रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंटल केयर, टीचर का योगदान, मतलब टीचर जो है उसको सपोर्टिव बने, माँ बाप जो है उसको सपोर्टिव बने। कभी कभार ये भी सुनने में आता है, सपोज बच्चा कभी कभार फेल हो जाता है, किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ, अब जब घर आता है तो मतलब इसका जो पेरेंट है, इसका जो मतलब फादर है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने आपको फीस दी, मैंने आपको वो चीज़ दी, मैंने आपको ये चीज़ दी। तो इससे क्या होता है, इससे बैड इंप्रेशन होता है, और डेफिनेटली ये क्या होता है, मतलब ये कहाँ ले जाएगा, एक बच्चे को डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट शुड बी सपोर्टिव, पेरेंट सपोर्टिव बने बच्चों को, टीचर सपोर्टिव बने, हर किसी पहले उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करे, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उनका जब हम सुनेंगे तो उनको सपोर्टिव बने, हर किसी मामले में उनको सपोर्ट करें। ये पहली एडवाइस रहेगी, मतलब टीचर। और दूसरी बात ये है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, फ़ोन, सोशल मीडिया की एडिक्शन हम में भी है, मतलब मैं मानता हूँ, देखिए मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हो, हम हर कोई यूज़ करता है। अब देखना है बच्चे को कि अगर उसको इंस्पायरिंग कारण सोशल मीडिया से ही चलता है, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए अब एक बच्चे को पता है कि मुझे लत लग गई है, अब उसमें इतनी सेंसिटिवनेस आ गई, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब मैं वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूँ, सपोज उसमें इतनी सेंसिटिवनेस आ गई कि वो जानने की कोशिश कर रहा है नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा लिमिट इसमें लगाना चाहिए। सपोज अगर वो पहले 10 घंटे यूज़ करता था, हाँ, फ़ोन में एक ऑप्शन भी आता है जो मैंने रखा हुआ है अपने फ़ोन में कि टाइम लिमिट दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम 2 घंटे के लिए रख दूं या 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद मुझे खुद ही नोटिफिकेशन आएगी लिमिटेड, मतलब आपने लिमिट क्रॉस कर ली है। लेकिन उधर एक और मसला है, उधर एक और ऑप्शन आता है कि इंक्रीज दिस लिमिट फॉर टुडे आर 15 मिनट्स। ये जो है ना, ये बड़ा इशू है। वो हमें क्लियर जब तक हमें सेंसिटिवनेस नहीं आएगी, जब तक हमें इतनी सेंसिटिवनेस नहीं आएगी, नहीं जो हो रहा है गलत हो रहा है, ओवरऑल मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम जा रहा है, मतलब सपोज मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मेरा टाइम का, जब तक ये चीज़ नहीं आएगी बच्चा ये चीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ब्रो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि एक पेरेंट जो इतना सेंसिटिव होता है कि अपने बच्चे की एजुकेशन को लेके कि मेरा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन हासिल करे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इतने सेंसिटिव हो उसकी दुनियाई एजुकेशन में, आप उतने ही उससे ज़्यादा सेंसिटिव बन जाइए उसकी जो दीनी तरबियत के लिए। दीनी तरबियत में जितना आप देखिए इन रिटर्न वो माँ बाप के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि कल को वो जो बच्चा है उसमें मतलब ऐसे वो मैं क्या कहूँ, मतलब आई एम नॉट गेटिंग सम दोज वर्ड्स, एक्चुअली उसमें उससे क्या होगा बच्चे में, जब उसमें दीन की तरबियत आएगी तो वो बच्चा माँ बाप का फरमाबरदार ज़रूर निकलेगा। देखिए ब्रो 2 टाइप्स हैं बच्चों के, एक तो हो गया जिसको दीनी तरबियत मिली हुई है, एक हो गया जिसको दुनियाई मिली हुई है। दुनियाई में से आप उस पर कितना ही पैसा खर्च कर लो, उसको कितना ही एजुकेटेड बना लो, उसको कितना ही बड़ा एम्प्लॉय बना लो, एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी खिदमत नहीं करेगा। वो वाला बच्चा जिसको आपने कुछ नहीं बस दीनी तरबियत की तरफ लगा लिया, आप उसकी शादी करोगे, कल को उसको वालिदैन को के हुकूक तो पता है ना, आपका बुढ़ापा आएगा, कम से कम आपको ओल्ड एज हाउस तो नहीं भेजेगा ना, आपकी खिदमत तो करेगा ना। तो इस चीज़ का पेरेंट को ख्याल रखना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज़, मैं आपकी ही रिपीट करूँगा कि पेरेंटल केयर, लव। देखिए हराम रिलेशनशिप्स का मैं एक काज यही मानता हूँ कि बच्चे को घर से प्यार नहीं मिल रहा होता है, वो बाहर जाता है प्यार ढूंढने। अगर वही प्यार, अगर एक पेरेंट बच्चे का फ्रेंड बन जाए, अगर एक मदर अपनी बेटी की फ्रेंड बन जाए, तो उसको क्या मजबूरी है वो बाहर जाके फ्रेंड बनाए। तो ये जो है ना, ये हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को जाने, और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा कंसंट्रेट करें, जिस तरह आप बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। बच्चे के लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मतलब मैक्सिमम मैंने पहले कहा सबकी, मतलब मैं तो इसमें सबको इंक्लूड नहीं करूँगा, बट मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम का काज यही है, उनको पेरेंटल केयर पूरा नहीं मिल रहा है। हाँ, पैसे की एतबार से, मतलब उनका फ़ी भरना हो, उनको मतलब उनके लिए कपड़े लाने हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ प्रॉब्लम है केयर में, प्रॉब्लम है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में। पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, अगर बच्चा सपोज छोटा है, वो शोर मचाता है, तो पेरेंट अपने बेटे के या बेटी के हाथ में फ़ोन थमा देते हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट रिड,
इन ऑर्डर, ताकि वो उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके लिए अगर यही चीज़ जब आगे, यही प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो पेरेंट्स है उनका अपने बच्चे का जो कैरियर है, कैरियर की अगर बात करेंगे या उसका मोरल जो है अगर उसकी हम बात करेंगे, तो उसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा पार्ट या सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की ही होती है। क्योंकि मैंने भी देखा है, अगर बच्चा, छोटा सा बच्चा है, प्री नर्सरी में पढ़ता है, क्योंकि मैं ये चीज़ रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ स्कूल्स में, किसी पेरेंट ने पहली बार अपने बच्चे को एडमिशन करवाया स्कूल में, तो वो क्या सोचता है, होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर, ये घर में कुछ करे तो टीचर, कुछ भी हो जाए तो टीचर को, वो ये जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए, मतलब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। आपकी बड़ी अच्छी एडवाइस थी। तो यूथ से मेरी यही रहेगी कि आप इन पे गौर करें और आप अल्लाह ताला की तरफ आएँ, दीन की तरफ आएँ, क्योंकि दीन में कामयाबी है, आखिरत में भी और दुनिया में भी। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर, आप यहाँ पे आए, आपने अपना जो वक्त दिया, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आईसी की ताउन में आए। देखिए थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, आज एग्ज़ाम्स भी है, बच्चों का भी एग्ज़ाम है, खुद का भी एग्ज़ाम है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्दी, और किसी टॉपिक पे और कोई टॉपिक हम इंशाल्लाह आपसे हम ऐसे ऐसे टॉपिक करते रहेंगे। तो जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।